अब जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है आपका रसायन विज्ञान का, वो पढ़ना है कौन सा, कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें आपके इस बार बहुत सारे टॉपिक हटा भी रखे हैं, तो 2021-22 में जो जो टॉपिक आएंगे वो पढ़ने हमने, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे, एक तो आपका ये कार्बन के ही बारे में आ जाएगा, कार्बन। एक इसके अंदर हमें पढ़ना है कार्बन से संबंधित इसके जो अप्रूप होते हैं, कार्बन के अप्रूप, ठीक है, क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है, सबको डिटेल से थोड़ा समझते जाएंगे। एक इसमें आ जाता है कार्बन के विशिष्ट गुण होते हैं बाकी तत्वों से, ठीक है, कार्बन की विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति। एक हमें पढ़ना है इसमें समजात श्रेणी, समजात श्रेणी। तो बस इस बार जो आपके इस चैप्टर में टॉपिक है वो कुछ इसी तरीके के टॉपिक है, 3-4 ही टॉपिक है। इसके अलावा आपका साबुन तथा अपमार्जकता वो भी हटा रखा। इसके अलावा आपका क्रियात्मक समूह था, वो भी इस बार नहीं आएगा 2021-22 में। बाकी IUPAC नेम थे वो भी इस बार नहीं आने। जो भी था ऑर्गेनिक है ना, वो बहुत सारी चीजें इस बार हटी है, तो बहुत कम सिलेबस है इस बार इस चैप्टर में। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बन, और फिर कार्बन के बारे में जो जो भी इसके अंदर है टॉपिक उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, इसकी विशिष्ट प्रकृति देख लेंगे। तो अगर बात करी जाए कार्बन की, कार्बन का जो सिंबल दिया गया है वो इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आवर्त सारणी की बात करी जाए तो आवर्त सारणी के हिसाब से इसका जो परमाणु क्रमांक दिया गया है, कार्बन की बात अगर करी जाए तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है इसका जो परमाणु क्रमांक दिया गया है, परमाणु क्रमांक इसका दिया गया कितना, ये इसका परमाणु क्रमांक है कितना, 6। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करी जाए आपके, तो परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करी जाए तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 12। ये भी आपको याद रखना है। अगर इसकी संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की बात करी जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल सकते हैं, या फिर अभिविन्यास जो भी है वो रहता है कितना, क्योंकि 6 है इसमें तो 2,4, ठीक है। अब जो ये 4 जो रहता है अंतिम कक्षा में, जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना 2 और 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, यही परमाणु क्रमांक भी होता है, वही इन्हीं को प्रोटॉनों की संख्या भी बोलते हैं। प्रोटॉनों की संख्या चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहे परमाणु क्रमांक, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो यानी 6 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 6 ही प्रोटॉनों की संख्या और 6 ही परमाणु क्रमांक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए 2 और 4, तो जो लास्ट वाले यानी अंतिम कक्षा में दिख रहे हैं इनको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो आपने बोलना है अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर बात करी जाए कार्बन, तो कार्बन के लिए कितने होते हैं, 4, ठीक है। दूसरी बात इसमें अगर करी जाए इसकी, तो यही संयोजकता भी रहती है इसकी 4। अब बाकी कार्बन के बारे में कि कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, तो कार्बन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें रहती है, अगर पूछी जाए इसकी प्राप्ति कैसे रहती है, ठीक है, प्राप्ति कैसे करी जाती है कार्बन की, तो प्राप्ति 2 अवस्था में मिलता है हमें। एक तो मिलता है मुक्त अवस्था में, कार्बन हमें क्या रहता है, मुक्त अवस्था में ही मिलता है। दूसरा अगर बात करी जाए तो ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, यानी संयुक्त अवस्था में भी मिलता है। संयुक्त अवस्था का मतलब हो गया किसी ना किसी के साथ क्या रहता है, ये मिला हुआ रहता है, ठीक है, यानी यौगिक के रूप में मिलता है, अकेला नहीं मिलता है। तो अगर मुक्त अवस्था की बात करी जाए, मुक्त अवस्था में एक तो ये हीरे के रूप में रहता है, हीरा, हीरे का भी सिंबल कार्बन ही रहता है, हीरे का मतलब कार्बन ही है। और जो हीरा है ये इसका सबसे शुद्ध रूप भी होता है, तो है ना, तो ये है। दूसरा अगर बात करी जाए, दूसरा था आपका कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का भी जो सिंबल है वो भी यही है, कार्बन। एक अभी हाल फिलहाल में कार्बन का एक और जो फॉर्म है जिसमें रहता है, तो उसको भी डिस्कवर करा गया, खोजा गया, तो रहता है आपका बकमिस्टर फुलरेन, बकमिस्टर फुलरेन, ठीक है। तो एक खोज ये भी गई। तो जब भी ये तीनों है इसमें जो कार्बन रहता है वो मुक्त अवस्था में रहता है। मुक्त अवस्था का मतलब जब कार्बन अकेला हो, सिंगल हो, ठीक है। इधर संयुक्त अवस्था की अगर बात करी जाए, संयुक्त अवस्था मतलब जब कार्बन किसी ना किसी के साथ क्या हो, कंबाइन में रहे। तो अगर कंबाइन की अगर बात करी जाए, जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहता है, कोल रहता है, जो कोल, कोयला, पेट्रोलियम, कोल के साथ रहता है, कोयला बोल सकते हैं या फिर कोल बोल सकते हैं, या फिर पेट्रोलियम, इन सब के, या फिर कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट में देखा होगा CO3, तो कार्बोनेट, ये जो कार्बन के ये जो चीजें हैं, या फिर कार्बाइड,
संयुक्त अवस्था में इसमें कार्बन किसी ना किसी दूसरे तत्वों के साथ मिला हुआ रहता है, तो वो होती है संयुक्त अवस्था। तो कार्बन को हम मुक्त अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं और संयुक्त अवस्था में भी। अब अगर कार्बन की बात करी जाए और भू परपट्टी पे अगर बात करी जाए, यानी अर्थ क्रस्ट में, यानी पृथ्वी के ऊपर अंदर, है ना, भू परपट्टी में ये जो कार्बन की जो उपस्थिति है केवल 0.02% है मात्र। अगर कार्बन को पूछा जाए अर्थ क्रस्ट में यानी भूमि में कितना परसेंट है, तो मात्र 0.02%। भूमि में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है भू परपट्टी में, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका क्या, ऑक्सीजन। भू परपट्टी में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कौन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, जो लगभग 46% के आसपास रहता है, ठीक है। कार्बन 0.02% ही है। अगर वातावरण की बात करी जाए तो वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर जो हमारा रहता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहता है मिक्स करके, ना, और लगभग कितना रहता है 0.03%। तो ये आपको कार्बन से संबंधित चीज है ना। अब इसके विशिष्ट गुण पढ़ने हैं। अब इसकी बैलेंसी की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं, तो वो देखते हैं जरा। अब अगर बात करी जाए संयोजकता की, कार्बन की संयोजकता का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी तत्व क्या करता है, अपना स्थायी रहना चाहता है। स्थायी मतलब स्टेबल होना चाहता है, या ना तो किसी के साथ क्या करना चाहता है अभिक्रिया, ना ही किसी के कोई इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, अपने आप को स्थायी करना चाहता है कि ताकि मैं किसी के साथ भी रिएक्शन ना करूं, ना इधर उधर कहीं भी भटकूं, है ना। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए अब क्या करता है, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करता है। जो लुईस ने अपना वो दिया कि भाई कोई भी एलिमेंट अपने स्थायी होने के लिए क्या करता है, अष्टक नियम का पालन करता है। अष्टक नियम में क्या जाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, या फिर अपने आसपास की जो नोबेल गैस होती है, कोई कोई एलिमेंट ऐसे जो छोटे होते हैं वो डबलेट भी पूरा करते हैं, द्वि यानी हीलियम बन जाते हैं। तो जितने भी एलिमेंट है वो जो नोबेल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उनके कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहता है। जैसे हीलियम है, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, फिर नियॉन का कितना होता है 10, बाकी जैसे हमारे पास आर्गन का कितना आता है 18, ऐसे हमारे पास क्रिप्टन आ जाता है कितना आ जाता है 36, है ना। तो जिनॉन, रिडॉन ऐसे 54, रिडॉन आ जाता है हमारे पास कितना 86। तो ये कुछ इस तरीके से नोबेल गैस है। तो हर कोई एलिमेंट क्या करता है, जो हीलियम के आसपास होगा वो हीलियम का अभिविन्यास ले लेगा और स्थायी हो जाएगा। ये किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, ये स्थायी गैस होती है। नियॉन के जो आसपास होगा वो नियॉन का एटॉमिक नंबर ले लेगा 10, उसका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास ले लेगा और स्थायी हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो कार्बन है, अब अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कितना होता है 6, 2,4। अच्छा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यानी भार दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये देता है तो इसके ऊपर क्या आएगा, +4 यानी दे रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, केवल 2। शेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन नहीं होते। प्रोटॉन तो वही रहेंगे 6, इलेक्ट्रॉन बचे 2। लेकिन ये भार 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, तो इतनी ऊर्जा देना पॉसिबल नहीं है। या फिर बहुत ज्यादा कैसे हो जाएगी, वो बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा हमें, अपना एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा ना। ऐसे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, या अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डबलेट करके क्या बन जाएगा, हीलियम स्टेबल हो जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे यानी -4 यानी ग्रहण करे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 8 बन जाएगा यानी 2,8 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नियॉन और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ जोड़े जाए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें भी जोड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, तब भी स्टेबल हो सकता है। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तो बाहर निकालने के बाद इसमें होता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। तो इसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनके लिए भी जो भी स्टेबल 6 प्रोटॉन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, गड़बड़ा जाती है, वो सारी चीजें। इसी वजह से ये जो कार्बन है, कार्बन हमेशा ही अपने स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है, शेयर कर देता है, दूसरे परमाणु के साथ साझा कर देता है। जिसकी वजह से इसमें क्या बनता है, जिसकी वजह से बनता है इसमें सहसंयोजक आबंध। तो जो कार्बन होता है ना, कार्बन अपना जो अष्टक पूरा करता है, ये दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करके आबंध बनाता है, ठीक है, या फिर
साझा करके अपना इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास पूर्ण करता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास पूर्ण करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास पूर्ण करता मतलब स्टेबल हो जाता है। जैसे अभी कौन से तत्व हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है, ऑक्सीजन के साथ मिल सकता है, ये आप नाइट्रोजन के साथ मिल सकता है, सल्फर के साथ मिल सकता है ना, बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिल सकता है कार्बन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन देके या फिर ग्रहण करके नहीं अपना स्थायित्व पूरा करता है, ये क्या करता है, दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करके करता है। और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ही जो बंध बनता है उसको बोला जाता है क्या, सहसंयोजक आबंध। तो कार्बन की अगर संयोजकता पूछी जाए, होती तो 4 है, अब वो माइनस है प्लस है वो अलग बात है, लेकिन है 4 संयोजकता इसकी। तो कार्बन की संयोजकता अगर आपसे पूछी जाए तो 4 है, लेकिन जब ये अपने स्थायित्व प्राप्त करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को साझा करके करता है, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात करी जाए सहसंयोजक आबंध की, तो कार्बन जो बनाता है कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजक आबंध। कार्बन सहसंयोजक आबंध से जुड़ता है दूसरों के साथ, ठीक है, सहसंयोजक आबंध बनाता है, आबंध बनाता है, ठीक है। अब यहां पर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है, ठीक है। तो सहसंयोजक आबंध क्या होता है हमारे पास, सहसंयोजक आबंध सिंपल है, जब कोई मेनली इसमें अधातु परमाणु रहते हैं, जब अधातु परमाणु आपस में मिलते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, तो वो जो आबंध बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध, ठीक है। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी बोल लो, साझेदारी, या फिर बोल सकते हैं आदान प्रदान, ब्रैकेट में लिख देना, चाहे आदान प्रदान लिख दो, एक ही बात है। आदान प्रदान से बनने वाले यौगिकों, बनने वाले आबंध को क्या बोला जाता है, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो सहसंयोजक आबंध क्या होगा, सहसंयोजक आबंध कहते हैं जो दो परमाणु के, अब मेनली जो परमाणु रहते हैं कौन से रहते हैं, ज्यादातर अधातु परमाणु, ठीक है। अधातु परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है यानी आदान प्रदान होता है, तो जो आबंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध। और जिन यौगिकों में ये आबंध होगा उनको बोला जाता है सहसंयोजक यौगिक। जिन यौगिकों में सहसंयोजक आबंध होता है उन्हें क्या बोला जाएगा, सहसंयोजी यौगिक। उन्हें सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना, अब क्या होता है, कैसे बनता है उसको समझते हैं जरा थोड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना सहसंयोजक आबंध क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल की अगर बात करी जाए, एग्जांपल में हम ऐसे देख सकते हैं इसको, जैसे जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा हाइड्रोजन एक, दोनों इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं, फिर ये क्या बन जाता है, हीलियम, ठीक है। दो बन के क्या कर गए, H2 बना लेगा यानी हीलियम बन गया, स्थायी हो जाएगा। तो कितना, दो इलेक्ट्रॉनों से कितना आबंध बनता है, एक, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया H2। ऐसे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो 6 होता है, इसके 8 है ना एटॉमिक नंबर, तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 तो 2,6, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे दूसरा 1 2 3 4 5 6, तो इसको 2 की जरूरत है और 8 पूरा करने के लिए इसको भी 2 की, तो ये क्या कर लेते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। तो अब इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, तो ये कितने बॉन्ड से जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों से, तो ये बन जाता है O2। ऐसे ही N2, नाइट्रोजन में भी क्या रहता है, 5 रहते हैं लास्ट इसमें, तो 1 2 3 ऐसे कुछ, तो ये 3 आबंध से जुड़ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आपका 7 है, तो 2 कितना 5, तो ये 5, तो 3 आबंध से जुड़ा, तो ये बन जाता है क्या, N2 है ना। तो इसीलिए देखा होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन में हमेशा 2 लगा हुआ रहता है, बाकियों में नहीं रहता। तो 2 लगने का रीजन ये है, अगर पूछा जाए क्यों इनके साथ, ये हमेशा डाई एटॉमिक होते हैं, द्विपरमाणुक होता है। द्विपरमाणुक होने का मतलब ये खुद के साथ कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजक आबंध, इसलिए द्विपरमाणुक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो हम देख पा रहे हैं कि जो सहसंयोजक आबंध है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है। सेम इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि सेम ही रहेंगे,
ऐसा भी हो सकता है कि जो हाइड्रोजन है, इसके बाद क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना 17, तो 2, 8 क्या होता है 7, तो 7 इसके 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, एक की। जैसे ये करेगा तो 8 बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा ये आर्गन, तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या कर लेते हैं आदान प्रदान, तो बन गया HCl। तो देखा होगा अधातु ये तो डिफरेंट भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बना के भी कर सकता है। ऐसे कार्बन, कार्बन जैसे कार्बन किसके साथ मिल जाता है, हाइड्रोजन के साथ बना लेता है 4 बॉन्ड, क्योंकि 4 होता है तो 4 ऐसे जुड़ जाता है ना। तो ये जो ये बन गया क्या CH4, तो इसको बोला जाता है मीथेन, इसको क्या बोलते हैं मीथेन। तो इसमें भी सहसंयोजक आबंध है, आदान प्रदान करके क्या कर लिया पूरा कर दिया। तो इस तरीके की जो चीजें होती है, इस तरीके के जो आबंध बन रहे हैं उनको बोला जाता है सह, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही साझेदारी हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, उसको बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। और ये जो यौगिक है जैसे HCl, CH4, O2, H2, ये क्या होता है सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक है वो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं सहसंयोजक आबंध, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास 2 तरीके के हैं, ठीक है। एक अगर पूछी जाए इसमें आपसे बात, एक तो होता है इसमें पोलर, ध्रुवित, ध्रुव है, ध्रुवीय रहता है, पूछ रहता है अध्रुवीय। ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक अगर आपसे पूछा जाए तो ध्रुवीय होते हैं जिनमें क्या रहता है, जिनमें आपको अलग अलग परमाणु जुड़ते हैं, जैसे HCl, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, अलग अलग है, अलग अलग परमाणु जुड़ रहे हैं। या फिर जैसे CH4 था, ये भी अलग अलग है ना। तो ऐसे जो परमाणु होंगे उनको ध्रुवीय बोला जाता है। और अध्रुवीय होंगे जिनमें क्या होंगे एक जैसे O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा O2 बन गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा N2 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा तो H2 हो गया। तो इनको बोला जाता है अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है। लेकिन हमने देखा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा था, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से और हाइड्रोजन एकल बंध से। तो ये कुछ बंध के आधार पर भी इनको 2 इसमें बांट रखा। बंध के आधार पर भी जो सहसंयोजी आबंध है वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। ध्रुवीयता के आधार पर भी 2 प्रकार के थे, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन से होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के होंगे परमाणु, एक हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बन गया, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार का जुड़ के क्या बना दिया यौगिक बना दिया। तो लेकिन अगर सेम प्रकार के जुड़े, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा, क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा, तो क्या होंगे अध्रुवीय। ऐसे ही आबंधों की संख्या के आधार पर भी सहसंयोजी यौगिक 2 प्रकार के, एक आता हमारे पास कौन सा संतृप्त, एक आता कौन सा असंतृप्त। संतृप्त की अगर बात करी जाए, संतृप्त में आता है हमारे पास जब परमाणु सिंगल आबंध से जुड़ते हैं, एकल आबंध वाले, ठीक है, एकल आबंध वाले। जैसे हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा H2 बनाया, एक ही आबंध है। HCl सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना। तो ये जो एकल आबंध वाले उनको संतृप्त बोलता है। असंतृप्त होता है जो डबल बॉन्ड वाले, यानी द्वि आबंध, या तो द्वि आबंध होता है इसमें, या फिर त्रिआबंध। त्रिआबंध वाले जो यौगिक होंगे उनको हम क्या बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड में आ जाता है आपका क्या, जो ऑक्सीजन जुड़ रहा था ऑक्सीजन के साथ O2, या फिर ट्रिपल बॉन्ड में कौन आ रहा था, नाइट्रोजन जुड़ रहा था नाइट्रोजन के साथ, तो क्या हो गया था N2। तो है ना, तो इस तरीके से आपके पास रहता है यौगिक के, त्रिआबंध में भी रहता है। बाकी इसके गुणधर्म पूछे जाते हैं सहसंयोजिक यौगिकों के गुणधर्म। तो यह है कुछ इस तरीके से बटा हुआ है ना। तो जो कार्बन होता है वो कौन सा यौगिक बनाता है, हमेशा यौगिक बनाता, सहसंयोजी यौगिक बनाता है। बाकी इसमें मेनली जो आबंध है वो कौन सा रहता है, सहसंयोजक आबंध, ठीक है। सहसंयोजी यौगिकों की प्रॉपर्टी पूछी, गुण पूछे जाते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के गुण, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। अगर सहसंयोजी यौगिकों के गुण आपसे पूछे जाए तो गुण आपको याद रखना है, क्योंकि मेनली जो इनके बीच जो अंतराणविक बल होता है वो क्या कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो इसलिए इनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। क्यों निम्न होते हैं, तो आपको याद रखना है क्योंकि इनके बीच जो अंतराणविक बल है अणुओं के बीच वो क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है, वीक होता है। दूसरा आपको याद रखना है, ये जो सहसंयोजी यौगिक है ये तीनों ही अवस्था में इसके यौगिक रहते हैं। इसके यौगिक, इसके यौगिक तीनों ही अवस्था में रहते हैं, तीनों ही अवस्था में रहते हैं।
तीनों अवस्था में रहता है मतलब सॉलिड में भी रह सकते हैं, गैस में भी रह सकते हैं और लिक्विड में भी रह सकते हैं। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। जो सहसंयोजी यौगिक है विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत चालन नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके जो गुण है। ठीक है, तीनों अवस्था में अगर बात करी जाए, सॉलिड अवस्था में अगर इसका पूछा जाए एकदम, तो आपको यूरिया याद रखना है ना। तीनों अवस्था में, ठोस अवस्था में रहता है यूरिया, आपको याद रखना है यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला वो होता है आपका क्या, NH2CO NH2। यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो प्रयोग जो शाला रहती है उसमें सबसे पहला बनाया गया था। कौन सा यौगिक, यूरिया, NH2CO NH2। द्रव अवस्था की अगर बात करी जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस करके बनाया जा सकता है। CH4 जो मीथेन होती है उसको भी कंडेंस करके द्रव अवस्था में ला सकते हैं। बाकी गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये है ही है ना, तो वो सारी चीजें। तो आपको सहसंयोजी यौगिकों के बारे में ये है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कार्बन है, इसके अगर हम पूछे जाए कि इसके विशिष्ट गुण क्यों है ना, कार्बन के विशिष्ट गुण कि किस वजह से जो कार्बन है इसके जो यौगिक है, लाखों यौगिक है कार्बन के, कि क्यों ऐसा कि जो कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं, लाखों यौगिक है। तो अगर बात करी जाए, पहली बात तो इसमें क्या, एक तो इसके क्या श्रृंखलन गुण होता है इसके अंदर, श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन खुद के साथ ही जुड़कर क्या बनाता है, बड़ी श्रृंखला बनाता है। ठीक है, यानी खुद के साथ जुड़कर बड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, जैसे पेट्रोल सुना होगा तो पेट्रोल में 8 कार्बन रहते हैं। ऐसे अगर आपने सेलुलोज या स्टार्च सुना होगा उसमें 100 से भी ऊपर कार्बन रहते हैं। ग्लूकोज में 6 रहते हैं, ऐसे शुगर में 12 रहते हैं ना। तो ये श्रृंखला खुद के साथ खुद जुड़ते जुड़ते ही बड़ी सीरीजें बनाता रहता है, बड़ी श्रृंखला, उसको बोला जाता है श्रृंखलन। अगर पूछा जाए श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखलन गुण क्या होता है कार्बन का, तो आपने बोला ही खुद के साथ जुड़कर, कार्बन से कार्बन ही जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाता रहता है। दूसरा आपके आ जाती है इसकी चतुर्थ संयोजकता। चतुर्थ संयोजकता, चतुर्थ संयोजी होने के वजह से ये क्या करता है, चतुर्थ संयोजी होने के वजह से यानी 4 जो इसकी संयोजकता कितनी, 4, इस 4 संयोजकता की वजह से क्या करता है, अपना स्थायी अभिविन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना जो स्थायी अभिविन्यास को प्राप्त करता है ना, यानी नोबेल गैस बनता है, यानी उत्कृष्ट गैस बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये इसका विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे जो हमें पढ़ना है, आगे आपका कार्बन से संबंधित इसके एलोट्रॉप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के अपरूप, अगला जो टॉपिक है कार्बन के अपरूप। अगर कार्बन के अपरूप, पहले समझो कि अपरूप होता क्या है। अपरूप का मतलब है जब कोई तत्व अलग अलग रूपों में रहता है। जब कोई तत्व क्या रहता है, अलग अलग रूप में। अलग अलग रूप का मतलब जैसे अगर कोई, जैसे वो माताएं होती है, 9 माताएं होती है ना अलग अलग, तो उसमें क्या होता है तो एक ही बोलने के लिए, लेकिन वो 9 रूपों में अलग अलग रहती है। तो ऐसी कार्बन भी अलग अलग रूप में रह सकता है। या फिर कोई भी तत्व अगर अलग अलग रूप में रहता है तो उसको बोला जाता है अपरूप। ठीक है, जब कोई तत्व अलग अलग रूप में रहे तो उसको हम क्या बोला जाता है, अपरूप। तो जो कार्बन भी अलग अलग रूप में रहता है, जैसे आपने देखा होगा हीरा, हीरा भी कार्बन है लेकिन हीरा चमकता बहुत है, सबसे ज्यादा कठोर तत्व है अभी तक का। ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट ब्लैक टाइप का रहता है ना, और आर पार नहीं देख सकते, डायमंड में जब देख सकता है। अगला आपका आ जाता है क्या, बकमिस्टर फुलरिन, है ना, तो बकमिस्टर फुलरिन। तो ये सब कार्बन के क्या अपरूप है। तो कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ना है। बाकी कोयला में भी रहता है ये कार्बन, तो उसको भी पढ़ना है थोड़ा। ठीक, तो बाकी ये अभी पढ़ रहे हैं इसमें डायमंड, ये अभी पढ़ना है इस चीजों के, क्या इसके यूज है, कैसे कैसे बनता है, क्या इसका डायग्राम रहता है, तो उसको पढ़ रहे जरा, है ना। अब कार्बन के जो एलोट्रॉप है, एक आपके पास कौन सा, हीरा, एक है ग्रेफाइट, और एक आपका कौन सा, बकमिस्टर फुलरिन। अगर डायमंड की बात करी जाए तो जो इसमें जो एक कार्बन होता है वो बाकी 4 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये चतुर्थ आबंध बनाता है। ठीक है, टेट्रावेलेंट, यानी इसमें जो ये कार्बन होता है कितने कार्बन से जुड़ा रहता है, 4 कार्बन से। तो इसमें 4 जो बैलेंस संयोजकता से जुड़ा रहता है कार्बन, एक भी कार्बन, और कार्बन की बैलेंस भी संयोजकता भी कितनी होती है, 4। तो इसमें एक भी कार्बन फ्री नहीं रहता, इसी वजह से ये क्या नहीं कर पाता है, विद्युत का चालन नहीं कर पाता।
बाकी इसकी संरचना रहती है चारों के चारों, इसी वजह से सबसे ज्यादा सॉलिड रहता है, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड बना के रखते हैं, विद्युत का चालन नहीं करता। और ये इसका क्या है, त्रिविम स्ट्रक्चर, जैसे ही कार्बन छूटा तो पीछे कहीं ना कहीं त्रिविमीय संरचना होती है ना, तो पीछे कार्बन से जुड़ा रहता है, वो बना नहीं सकते इसमें, नहीं तो प्रॉपर ही साफ नहीं दिखेगा। बाकी आप एग्जाम में ही बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके में स्ट्रक्चर बना रखा है इसका। अब अगर आपसे हीरे के गुण धर्म पूछ जाए, इसकी प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाए हीरे की, तो इसके जो गुण हैं, अभी तक का जितने भी जो तत्वों की अगर बात करी जाए तो सबसे कठोर तत्व है, ठीक है, कठोर होता है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रख सकते हैं, कठोर सबसे कठोर है अभी तक जितने भी ज्ञात तत्व है। इसका जो गलनांक है वो सबसे ज्यादा उच्च गलनांक होता है। गलनांक की अगर इसकी बात करी जाए तो इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको जलाते उच्च ताप पर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो तो चलो मान लेते उसी में ही। अगर बात करी जाए तो पारदर्शी होता है, आर पार इसमें देख सकते हैं डायमंड, है ना, पारदर्शी होता है। बाकी सबसे कठोर भी है, और इसमें विद्युत का चालन नहीं करता, ये याद रखना है। यानी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा इसमें चल सकती है ना, तो वो है, आपको थोड़ा याद रखना है। बाकी ये चीजें अगर पूछी जाए, इसके यूज कहाँ है, यानी अगर इसके उपयोग पूछे जाए, अगर आपसे हीरे का उपयोग पूछे जाए तो हीरे का उपयोग कहाँ होता है, जो मोतियाबिंद होता है ना, उसका जब ऑपरेशन कराया जाता है, उसमें जो सुई में ब्लेड होती है लगी हुई, तो डायमंड की बनाई जाती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। अगर किसी और जैसे मेटल की लेंगे, किसी धातु की, तो उससे इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि भाई जो ऑपरेशन बनाने के लिए जो सुई यूज करी जा रही है, ब्लेड यूज करी जाती है उसमें, यानी ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट बनाने में, है ना, तो ये भी बोल सकते हैं। बाकी कटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कांच को काटना है या फिर कोई भी धातु को काटना है, उसके लिए भी होता है, ठीक है, यानी कटिंग उपकरण बनाने में रहता है, कटिंग उपकरण बनाने में। बाकी ज्वेलरी में आपको पता ही है, जो गहने रहते हैं गहने बनाने में, है ना, गहनों में रहता है, गहनों में रहता है। घड़ी जो रहती है हाथ की, उसमें बीच में जिसमें वो सुइयां लगी रहती है इधर उधर, ताकि जल्दी जल्दी घिसे ना, क्योंकि डायमंड बहुत कठोर होता है, तो जो महंगी घड़ियां रहती है उसमें रहता है ना, घड़ियों में रहता है ये। बाकी और चीजें कटिंग इंस्ट्रूमेंट है लिखी दी घड़ियों में ना। मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन को उपकरण के लिए जो ब्लेड होती है उसको बनाने में, ऑपरेशन ब्लेड बनाने में, ऑपरेशन की ब्लेड बनाने में, ऑपरेशन की ब्लेड बनाने में। तो और भी जो भी चीज है ना लिख सकते हैं, कोई और भी जो भी आते होंगे आपको तो लिख सकते हैं। बाकी आपका दूसरा आता है ग्रेफाइट, ये भी इंपॉर्टेंट उपकरण है। अगर बात करी जाए ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट में एक जो कार्बन होता है वो 3 आवन से जुड़ा रहता है। जैसे अगर यहाँ पर त्रिविमीय स्ट्रक्चर होता है ये भी, तो इसको अलग लेयर टू लेयर होता है, पहली लेयर दूसरी लेयर, ऐसी लेयर टू लेयर रहता है, लेकिन एक कार्बन 3 आवन से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो 3 आवन, लेकिन हमें पता है कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 3 तो जुड़ गए, लेकिन एक तो बच गया ना फ्री। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, एक संयोजकता जो फ्री बच रही है, इसी की वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो एकमात्र अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, वो कौन है, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है इलेक्ट्रॉनों के फ्री होने की वजह से, ठीक है। बाकी इसमें जो कार्बन रहता है वो हेक्सागन फॉर्म में, उसमें तो क्या था, चतुष्फल के रहता है, हीरे में चतुष्फल के रहती है इसकी संरचना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हीरे में, तो हीरे में कैसा षटभुजीय है, अगर देखोगे षटभुजीय दिख रहा है, 6 वो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें षटभुजीय रहता है। बाकी अगर इसके आपसे गुण पूछे जाए तो गुण आपको याद रखने, इसमें ग्रेफाइट में ये विद्युत का चालन करता है, एकमात्र अधातु है, कुचालक पदार्थ है जो विद्युत का क्या करता है, वो सॉरी अधातु है जो विद्युत का क्या करता है, चालन, विद्युत का चालन करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है 3 ही आवन से जुड़ा रहता है, बाकी एक फ्री रहता है, जिसकी वजह से विद्युत का चालन करता है। दूसरा, अगर इसको, ये मुलायम होता है छूने पर, वो तो कठोर होता है हीरा, लेकिन ये मुलायम होता है ना, मुलायम होता है छूने पर, जैसे साबुन होता है ना बिल्कुल मुलायम छूने में, वैसे ही रहता है, ठीक है। ब्लैक पेंसिल बना। और बाकी अगर इसके यूज पूछे, और हेक्सागन षटभुजीय रहता है, वो लिख चुके हैं। अगर गलनांक और क्वथनांक कम रहता है हीरे के कंपेरिजन में, तो बहुत कम, ठीक है। अब अगर बात कर जाए इसके उपयोग, तो उपयोग जो हीरा होता है बैटरियों में रहता है, जो एनोड बना रहता है ना, ब्लैक सा देखा होगा, सेल में देखा होगा, शुष्क सेलों में जो ब्लैक सी रॉड सी रहती है वो, तो सेलों में, शुष्क सेलों में एनोड के रूप में, एनोड यानी पॉजिटिव एनोड के रूप में। क्यों, क्योंकि विद्युत का चालन कर सकता है, इसलिए इसको यूज करा जा सकता है सेल बनाने में। सेल का क्या काम होता है, जो लगातार हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत देता है, ठीक है। बाकी जो लेड पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर पेंसिल जो रहती है बच्चों की जो लिखने के लिए, तो जो उसमें लेड जो ब्लैक रहता है वो भी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो लिखाई में है ना, पेंसिल बनाने में लेड पेंसिल बोलते हैं उसको, लेड पेंसिल बनाने में
है ना। तो पेंसिल बनाने में, बाकी अगर मशीनों क्योंकि मुलायम होता तो फिसलन स्नेह के रूप में, यानी जो ताकि जल्दी घर्षण ना करे, जो मशीनें होती तो स्नेह के रूप में करा था। मशीनों में जो मशीनें होती है उसमें क्या करा था, स्नेह के रूप में, मशीनों में स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में, ठीक है। तो ये सब इसके यूज है। बाकी ये संरचना आपके पास है 3D 3B में है। बाकी अगला हमें पढ़ना है कौन सा, अगला जो इसका अप्रूव है वो होता कौन सा आपका, बकमिस्टर फुलरेन। बकमिस्टर फुलरेन साइंटिस्ट के नाम पर है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। पहली जो संरचना खोजी गई वो C60 पर, ये एक फुटबॉल आकार ले लेता है। कौन, ये जो कार्बन, जब 60 कार्बन जुड़ जाते हैं तो एक फुटबॉल की जैसी शेप बनती है, बहुत छोटा होता है ये, इसीलिए नाम क्या दिया गया, C60। इसमें जो ये पंचभुज है, बीच में दिख रहा है 5 भुजा वाला जो पंचभुज है, ये होता है कितने, 12 C60 में। और षटभुज कितने होते हैं, 20। जो ये षटभुज है, भार भारी, एक पंचभुज 5 षटभुजों से घिरा हुआ रहता है। एक पंचभुज कितने षटभुजों से घिरा हुआ रहता है, 5, ठीक है। लेकिन टोटल षटभुज ऐसे कितने होंगे, पीछे की तरफ होगा ना फुटबॉल जैसा, तो कितने होते हैं, 20, और पंचभुज कितने होते हैं, 12। और एक पंचभुज कितने षटभुजों से घिरा हुआ रहता है, ये घिरा हुआ रहता है कितनों से, 5 षटभुजों से। बाकी बकमिस्टर फुलरेन का भी जो यूज है स्नेह के रूप में, छोटी छोटी गोलियां होती है तो फिसलाने के लिए बहुत यूजफुल रहती है, जल्दी जल्दी ये खत्म भी नहीं होता है ना। तो जैसे ग्रीस है तो उनके रिप्लेसमेंट की जगह इसको यूज करा जाता है, छोटी छोटी गोलियां ये, और जल्दी जल्दी फिसलाने में हेल्प करती है। बाकी ये, और ये लेटेस्ट खोजा गया, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है ना। तो ये होगी कार्बन के आपके क्या अप्रूव, इसका यूज स्नेह के रूप में, अच्छा स्नेह रहता है, आपको याद रखना है। आगे जो इस बार का जो टॉपिक है और है वो है आपके पास क्या, समजात श्रेणी। समजात श्रेणी, अब समजात श्रेणी होती क्या है, कार्बन की लंबी श्रेणी होती है जिसमें एक जैसे क्रियात्मक समूह लगे रहते हैं जो एक हाइड्रोजन को हटा के बनते हैं, ठीक है। समजात श्रेणी क्या होती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह, एक समान क्रियात्मक समूह एक हाइड्रोजन को हटाकर, एक हाइड्रोजन को हटाकर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं। अब ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये टॉपिक तो वैसे हटा रखा लेकिन थोड़ा सा समझ लो। क्रियात्मक समूह होता है जैसे OH, तो जो OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल समूह। इससे पहचान होती है अल्कोहल की, जब ये किसी कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ता है, सीधी श्रृंखला के साथ, ठीक है। ऐसे CHO एल्डिहाइड, जब कार्बन की सीधी श्रृंखला के साथ जुड़ेगा तो इसको, चाहे रिंग वाले के साथ जुड़े तो ये होती है एल्डिहाइड की पहचान। ऐसे ही आपका COH, तो ये OH जुड़ जाए एक हाइड्रोजन को हटा के तो अल्कोहल, CHO जुड़ जाए तो एल्डिहाइड, COOH जुड़े तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हमारे पास अलग अलग श्रृंखलाएं बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, समजात श्रेणी। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह एक हाइड्रोजन को हटाकर जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, समजात श्रेणी। अब अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए, एग्जाम्पल जैसे इसमें एल्केन की हो सकती है। एल्केन के अंदर हमारे पास आ जाता है क्या, मिथेन एल्केन। तो एल्केन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, मीथेन आता है, फिर इथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है ना, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। तो ये है कुछ, इसके CH4 होता है फॉर्मूला, इसका होता है C2H6, इसका C3H8। अभी IPC UPC नहीं इस बार है नहीं तो इसको पढ़ाना वो अलग चीजें हैं। बाकी आपका एल्कीन, एल्कीन की अगर बात करी जाए तो एल्कीन में आपका सबसे पहला आ जाता है इथीन आता है, ठीक है, इथीन आ जाता है। इथीन की अगर बात करी जाए तो C2H4। ऐसे इसके बाद प्रोपीन आ जाता है, प्रोपीन में आपके पास C3H6। ऐसे ब्यूटीन ऐसे आता रहेगा। ऐसे एल्काइन आ जाता है आपके पास। तो एल्काइन की जो समजात श्रेणी है वो इसमें सबसे पहला हमारा आता है इथाइन। सबसे पहले क्या आता है, इथाइन, यानी C2H2। ऐसे आपके पास प्रोपाइन आ जाता है। प्रोपाइन की अगर बात करी जाए तो C3H4। ऐसे फिर ब्यूटाइन आ जाएगा ना। बाकी ऐसे एल्कोहल की आ जाती है सीरीज, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल में सबसे पहला हमारा आ जाता है मिथेनॉल। मिथेनॉल की अगर बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ऐसे एथेनॉल आ जाता है। एथेनॉल की बात करी जाए तो C2H5OH, है ना। ऐसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसी एल्डिहाइड की सीरीज आती है, मेथेनॉल, एथेनॉल,
प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे है ना। लेकिन अब इन सब में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये, जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहले वाले से दूसरे पे, तो इसमें एक कार्बन, इसमें 2 हो गए, इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें 6, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हो जाता है जैसे हम अगले कंपाउंड में जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने हो गए? 3, तो एक कार्बन ज्यादा हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 ज्यादा। सब में ही देख सकते हो, इधर भी देखो, यहाँ पर कितने कार्बन बढ़ गया? एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। यहाँ पर भी देख सकते हो, एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये तो OH OH तो हट जाएंगे क्योंकि बराबर ही है, तो इसमें देखो एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन। तो यानी समझा श्रेणी में कुछ कॉमन चीज है, इसलिए इनका नाम क्या भी बोला गया? समझा श्रेणी। ठीक है, तो इसके वो गुण में लिख देते हैं जरा। तो आपको याद रखना है, समझा श्रेणी के गुण पूछे जाए कि क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, समझा श्रेणी के क्या गुण। अब अगर समझा श्रेणी के गुण की अगर बात करी जाए तो आपको याद रखना, पहला गुण तो यह है कि इनमें एक समान वो रहता है ना, यानी इनका जो जितने भी जो समझा श्रेणी है, फंक्शन क्रियात्मक समूह क्या रहता है? एक जैसा। तो इनके जो संरचना होगी, रासायनिक संरचना है, सभी यौगिकों की क्या रहती है? समान। सभी यौगिकों की रासायनिक संरचना समान रहती है, संरचना समान रहती है। क्यों रहती है समान? क्योंकि सब में ही क्रियात्मक समूह एक जैसा है। दूसरी बात, 2 यौगिकों के बीच, 2 कर्मागत मतलब एक के बाद एक, कर्मागत यौगिकों के बीच एक कार्बन तथा 2 हाइड्रोजन अणुओं का या फिर हाइड्रोजन परमाणु का अंतर रहता है। हाइड्रोजन परमाणुओं का अंतर रहता है। वो अभी हम पढ़ चुके हैं। एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, जैसे आगे पे जा रहे हैं ना, यानी CH2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, CH2 का डिफरेंस रहता है। चाहे एल्कोहल के समझा श्रेणी में जाओ आप, चाहे एल्काइन के, चाहे एल्कीन के, चाहे एल्केन के, चाहे एल्डिहाइड के जाना, सेम ही रहेगा वो। ठीक है, अगले की अगर बात करी जाए, अगर परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14। तो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से 2 कितना हो जाएगा? 14 का अंतर हो जाएगा। 2 कर्मागत यौगिकों में 14 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट ग्राम अणुक भार का अंतर रहता है, भार का अंतर रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। होमोलोगस सीरीज में कॉमन चीज है हर जगह कि इनमें जब भी हम दूसरे यौगिक पे जाएंगे, पहले के बाद दूसरे पे, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर रहता है। और अगर परमाणु द्रव्यमान के रूप में पूछा जाए तो 14 का अंतर रहता है। ठीक है, बाकी इनकी रासायनिक संरचना सबकी क्या रहती है? समान रहती है। तो ये आप सबको पढ़ना है। बाकी हमने कार्बन का प्रूफ पढ़े थे, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलिन इंपॉर्टेंट है। इनके जो भौतिक गुण है वो अलग अलग है। देखा हमने, हीरा क्या रहता है? चतुष्फल के रहता है। ग्रेफाइट क्या रहता है? हेक्सागोनल षडभुज में रहता है। और जो बकमिस्टर फुलिन था वो क्या था? फुटबॉल आकार का था। लेकिन तीनों के जो रासायनिक गुण है वो लगभग क्या रहते हैं? समान रहते हैं ना। बाकी क्या क्या उनके यूज थे वो पढ़ चुके हैं। तो जो 2021-22 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस बार ना IUPAC नेम आएंगे, ना ही इसके जो यौगिक है जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल या फिर ये इथेनोइक एसिड, इनके बारे में कुछ नहीं आना, ना ही साबुन, ना अपमार्जक। ठीक है, बाकी आपका ये पूरा चैप्टर इस बार के लिए कंप्लीट हो चुका है।